हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स वाले चैप्टर से। तो गाइज ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं और साथ ही साथ हम इसकी थ्योरी भी कर चुके हैं। एक्चुअली हम थ्योरी तो सभी चैप्टर्स की कर चुके हैं। मैंने थ्योरी से स्टार्ट की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें लगभग हमने 17 या 18 क्वेश्चंस करे हैं जो कि थ्योरी बेस्ड थे सारे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो हम सब वो थ्योरी भी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लेकर आए एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेवरेज। और ये चैप्टर अक्सर अक्सर आपके एग्जाम में आता है। इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं हमारे चैनल के, तो आप प्रीवियस लेक्चर जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तीसरी बात ये गाइस, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट पे भी, और हमें आप मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा, आपको समझना है, किसी भी तरह की कोई भी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये, अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप आगे मास्टर करेंगे, ऐसे एमबीए करेंगे या एमकॉम करेंगे, जो भी करेंगे, अगर आप वो करना चाहते हैं, ऐसे एमकॉम करना चाहते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो गाइस आपको पता है हर एक यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम कंडक्ट करती है, एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके ही जाना होता है। तो एंट्रेंस जो है अब ज्यादातर सब ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं। ऑफलाइन जब होते थे तब हमें उनके क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते थे और हम थोड़ा आइडिया लगा के अपनी तैयारी कर लेते थे। लेकिन अब ऑनलाइन होने लगा तो क्वेश्चन पेपर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए एमकॉम के, मेरे पास 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है एमकॉम के। एमकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम कंडक्ट होता है, तो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, आप वो मुझसे ले सकते हैं। वो आंसर समेत है, उसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे, विद आंसर्स हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आप वो भी मुझे कमेंट में या फिर मेल करके बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है गाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लेवरेज। तो देखो लेवरेज क्या होता है, पहले हम कुछ 2-4 बातें जानेंगे, जो हमने लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि लिवरेज एग्जैक्टली होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिवरेज वर्ड, जो लिवरेज वर्ड है वो ड्राइव हुआ है किससे, लेवर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेवर, समझते हो आप, आपने साइंस में देखा होगा, ठीक है, साइंस वगैरह में आपने पढ़ा होगा। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, लिवरेज रेफर्स टू इंक्रीज मीन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ टास्क। कह रहे थे लिवरेज उस चीज को रेफर करता है जिसमें हम अपने टास्क को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं विद द मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम एफर्ट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। मतलब जो कोई काम हमें करना है उसका सबसे जो आसान तरीका है उसको यूज करके, उससे इस्तेमाल करके अपने टास्क को अचीव करना है। ये एक इसकी डिफाइन कह सकते हो आप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में, पहले ये थोड़ा जो मीनिंग था ये लेवरेज के बारे में था कि लेवरेज जो वर्ड है वो कैसे ड्राइव हुआ है, ये सब। और सेकंड पॉइंट जो है इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि लेवरेज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट देखो, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि लेवरेज का मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका क्या रोल होता है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, लेवरेज कैन बी डिफाइंड एज डिसप्रपोर्शनेट चेंज इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर। इस बात का क्या मतलब है, इसको आप डिटेल में समझेंगे क्योंकि यही आपका मेन पॉइंट है जो कि आपको समझना है। क्या है, लिवरेज कैन बी डिफाइंड एज डिसप्रपोर्शनेट मतलब जो चीज प्रपोर्शनेट ना हो, चेंज होता है इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल, किसी फाइनेंशियल के एक वेरिएबल में चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर, किसके कारण, अगर किसी अदर में चेंज होता है उसके कारण, ठीक है। अब देखो मैं आपको बढ़ाती हूँ। सपोज कोई भी बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, जैसे हम अक्सर बताती हूँ, मैं आपको बात करते हैं, हर कोई बिजनेस मैन, हर कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा उनसे क्या करवाती है, ज्यादा से ज्यादा सेल करवाती है। अब ज्यादा से ज्यादा सेल करना क्या करता है, हमारा प्रॉफिट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो हम इसके लिए क्रेडिट सेल भी करते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अच्छे से समझा रखा है। तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि अगर
कि हमने सेल को बढ़ाया है तो प्रॉफिट भी हमारा उसी रेशियो से बढ़ेगा। अगर मैंने सेल को 10% बढ़ाया तो प्रॉफिट भी मेरा 10% बढ़ेगा, सेल को 20% बढ़ाया तो प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा। ये ऐसा हर बारी पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अगर आपका सेल 10% इंक्रीज किया है तो प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज करेगा, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सेल को केवल 10% बढ़ाया, प्रॉफिट हमारा जो है 25% निकल के आ रहा है, 50% निकल के आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। ऐसा होता है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, बिजनेस में ऐसा होता है। तो हाँ, होता है। बड़ी बड़ी कंपनी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वहां ऐसा होता है। ये कब होता है? जब हमारा जो रिस्क होता है ना, रिस्क जब हम उसको अंडरटेक करते हैं, अगर हम रिस्क ज्यादा उठाते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है कि हम केवल सेल्स को 10% 20% ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो 20 40 30 बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब वो इतना इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सेल के बढ़ने के कंपेयर में वो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। अब समझ गए आप? अब पढ़ो इस बात को, क्या लिखा हुआ है। लिवरेज कैन बी डिफाइन एज डिसप्रपोर्शनेट, मतलब जितना सेल चेंज में हुआ उतना ही प्रॉफिट में अलग हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में से ज्यादा हो रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। चेंज इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल, किस में चेंज होता है? फाइनेंशियल वेरिएबल के एक वेरिएबल में, मतलब एक सेल में, जैसे ड्यू टू चेंज इन अदर, से क्या आता है फिर दूसरे में चेंज आता है, ऐसे प्रॉफिट में आता है। अब आपको समझ आया? क्लियर है? अब देखो, मैं आपको छोटा सा एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज कोई पर्सन है, ऐसे बना देते हैं, ये एक पर्सन है, ठीक है, इनका नाम है ए, और ये भी एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इसको मैं बोल देती हूँ बी, ये इसके हाथ आ गए। ठीक है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन ए है। तो मैंने बोला पर्सन बी से कि आप मिस्टर ए को जो है लिफ्ट करो, मतलब इसे उठाओ। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि एक यहाँ पे कोई बड़ा बच्चा खड़ा है और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा खड़ा है, और छोटे बच्चे से बोला जा रहा है कि आप इस बड़े बच्चे को उठाओ, मतलब लिफ्ट करो। ठीक है, तो छोटा जो बेबी है, आपको लगता है कि वो बड़े को उठा पाएगा? ऐसा लगता है? नहीं उठा पाएगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उठा भी लेगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि एक काम करो, हम आपको एक काम करते हैं, इजी कर देते हैं आपके लिए, आपको कोई टूल दे देते हैं। जैसे कि सपोज ये सीसो देखा है आपने, जो मैंने बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है, आप सीसो होता है ये, शायद आपने झूला भी हो। तो ये मैंने इसको ये दे दिया कि अब आप इसको लिफ्ट करो, तो अब कर पाएगा ना लिफ्ट आसानी से? हाँ, अब लिफ्ट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसको अब एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। समझ गए? कि कोई हमें टूल ऐसा मिल गया, इसको हम बेसिकली वैसे लेवर कहते हैं, ये आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो यही है लेवर, है ना। तो उसको बेसिकली हमने एक लेवर दे दिया कि लो अब आप इसे लिफ्ट करो, तो अब आसानी से लिफ्ट कर पाएगा ना। समझ गए? तो ये जो सीसो है यही हमारा लेवर है, और लेवर का मतलब यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या समझाना चाह रही थी कि एक तरफ सीसो क्या होता है, एक तरफ हल्का रखता है तो दूसरे वाला ऊपर पहुंचता है, मतलब सॉरी एक तरफ भारी वजन डालता है तो ऊपर वाला हल्का होता है तो ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी दूसरी तरफ जैसे यहाँ पे कोई पर्सन बैठा होता है, आपने झूला होगा, यहाँ कोई अगर भारी पर्सन होता है तो वो नीचे पहुंच जाएगा, तो ये वाला जो पड़ रहा है ये उठ जाएगा। जब इस पे वजन पड़ता है तो फिर ये नीचे बैठ जाता है, ये उठ जाता है, ऐसे होता रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि सपोज जैसे ये सेल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिवली लोअर करते हैं सेल को, मतलब लो करते हैं अपनी सेल को, या उससे ठीक इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो हमारा क्या होता है प्रॉफिट आता है वो ज्यादा निकल के आता है। मतलब सेल जो है हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो उसके कंपेरिजन में ज्यादा बढ़कर आता है। कुल मिला के इतना कह सकते हैं हम कि लोअर एफर्ट्स में हमें हायर रिजल्ट मिलता है। कम से कम एफर्ट में, देखो कम से कम एफर्ट में हमें हायर रिजल्ट मिलता है, या रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट है। तो हमें क्या मिलता है, कम से कम एफर्ट, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं कम लगा रहे हैं, लोअर एफर्ट्स में हमें हायर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है लिवरेज। समझ आया? तो लिवरेज जो है एक तरीके का रिस्क, लिवरेज को आप बोल सकते हो रिस्क है। तो रिस्क का जो लेवल है वो हमने इस तरीके से मेंटेन कर रखा है, इस तरीके से मेंटेन कर रखा है कि हमारा जो सेल है और जो प्रॉफिट है उसके बीच में ऐसे हमने बैलेंस बना रहा है कि सेल से अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाते हैं, लोअर एफर्ट्स पुट करते हैं, कि सेल को थोड़ा बहुत भी बढ़ाते हैं 10%, 5%, 20%, तो हमारा जो प्रॉफिट है या जो हमारा रिजल्ट है वो हायर आता है। किसके कंपेरिजन में हायर आता है? सेल के कंपेरिजन में हायर आता है। अगर हम 10% सेल बढ़ाए तो जरूरी नहीं है कि 10% ही प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ पाता है, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ओके,
ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, जो है अगर हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस में देखो कुछ बहुत सारे फैक्टर होता है, सेल भी होती है, हमारा रिस्क भी होता है, हमारे खर्चे भी होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो किसके बढ़ने से हमें तकलीफ होती है, किसके बढ़ने से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, बताओ। जैसे सेल है, सेल अगर बढ़ेगी तो आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं, सेल से बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो तकलीफ किस चीज से होती है, किसके बढ़ने से तकलीफ होती है? हमारी तकलीफ का जो कारण है वो हमारे हैं खर्चे, कि जो हमारा खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर बढ़ेंगे तो उससे हमें तकलीफ होती है। तो उस एक्सपेंसेस और जो हमारा सेल के बीच में जो रिलेशन है कि इस तरीके से बना रहे कि ज्यादा खर्चे भी ना हो, सेल भी हमारा ज्यादा हो, सेल्स में से खर्चे को घटा के हमारा प्रॉफिट बना रहे। तो इस बैलेंसिंग को आप समझ पा रहे हो, इस बैलेंसिंग को हम यहाँ पे लेवरेज में करते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ गया। तो लिवरेज कुल मिला के आप रिस्क कह सकते हो, जो कि हम मेंटेन करे रखते हैं कि हमारा जो लेवल है रिस्क का वो इतना ही रहे, जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहे और सेल तो बढ़ेगी। अगर सेल तो अगर बढ़ते तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन करने का कोई फॉर्मेट क्या होता है। देखो एक फॉर्मेट छोटा सा होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। कोई भी सेल हम कुछ करते हैं, जो भी हमने सेल किया उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमारा खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा खर्चा है। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके क्या आता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। फिर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करके हमें क्या मिलता है, ईबीटी मिलता है। ईबीटी को बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की अर्निंग। इंटरेस्ट घट गया, अब टैक्स से पहले की अर्निंग है। फिर हम टैक्स माइनस करते हैं, उसको ईएटी बोलेंगे। ईएटी मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की अर्निंग। फिर उसमें से माइनस करते हैं। ये हर बारी गिवन नहीं होता, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड अगर गिवन होता है तो आगे करना है, अगर नहीं तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो फिर भी मैंने लिख दिया है, कभी कभी होता है गिवन होता है तो हम समझ नहीं पाते इसे कैसे ट्रीट करें, तो मैंने लिख दिया। हम माइनस करते हैं फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो होता है। ठीक है, और लास्ट में निकल कर आती है फिर हमारी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो निकल कर आती है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, ये आपको आना चाहिए था तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब देखो लेवरेज भी 3 तरीके के होते हैं। मैंने आपको थ्योरी जब समझाई थी कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज में डिफरेंस आपको मैंने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, थ्योरी वीडियो है। आप मैं चाहती हूँ आप वीडियो देख ले, क्योंकि वो भी अच्छा वीडियो है, उसे मैंने समझा रखा है, थ्योरी दे रखी है। और जितना सा आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है उतना अच्छा प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बता रखा है कि जो लेवरेज होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, कंबाइंड लिवरेज होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ये सब भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे और क्या करना है। ठीक है, तो इससे आपसे वही निकलवाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करो, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करो, कंबाइंड लिवरेज निकालो। इस तरीके से ये हमसे लिवरेज ही कैलकुलेट करवाएगा। तो इनके लिवरेज को निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो जो वो फॉर्मूले मैं आपको वो डिस्कस करने वाली हूँ डायरेक्ट अब, कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला है, फाइनेंशियल का क्या फॉर्मूला, कंबाइंड का क्या फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, तो ये देखो लिवरेज जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, कंबाइंड लिवरेज होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं हम, ऑपरेटिंग लिवरेज कंप्यूट करने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आपको हमें हमेशा क्या करना होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होता है। ठीक है, इसका छोटा सा जो है एक फॉर्मूला और लिख रखा है यहाँ पे मैंने, कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो हम इस तरीके से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। आगे कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनको माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। आपको याद हो तो ये क्या बनता था हमारा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम ईबीआईटी बोलते हैं। देखो मैंने इस बात को यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी फॉर्मेट में, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको याद आएगा। ये देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ। सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है निकल के, दिख रहा है।
और अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट ही माइनस कर दे तो हमारा EBIT आता है। EBIT को ही हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए, और EBIT चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। अब आगे मैं आपको फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताती हूँ। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये देखो, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फॉर्मूला आता है EBIT अपॉन में EBT। अब EBIT क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कब निकलता है, जब हम दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं, वेरिएबल को भी और फिक्स्ड कॉस्ट को भी जब हम माइनस कर देते हैं तो EBIT निकल आता है, और इसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन में EBT। अब EBT क्या है, मैंने आपको बताया था, EBT क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, जब उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। EBIT में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा EBT निकल आता है। ठीक है, तो यही हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लिवरेज का, EBIT अपॉन में EBT। ठीक है, अभी शायद आपको समझ ना आ रहा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो ये फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। अब बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज के दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले देखो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंबाइंड लिवरेज। इसके दोनों फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। पहला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके सेल में से, और डिवाइडेड बाय EBT। EBT वही जो भी फाइनेंशियल लेवरेज में हमने यहाँ पे देखा था, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की अर्निंग, मतलब उसमें जब इंटरेस्ट माइनस हो चुका होता है। ठीक है, तो वो भी इससे भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखो ऐसे पहचान बना लो, ऑपरेटिंग में हमें यहाँ पे क्या गिवन था, कंट्रीब्यूशन, न्यूमरेटर था कंट्रीब्यूशन और डिनोमिनेटर था फाइनेंशियल में EBT। तो उन दोनों को ही लेना है। देखो ये रहा, उधर का न्यूमरेटर इधर का डिनोमिनेटर मिलके बन जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज, सॉरी कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला। और अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों को जो निकाला है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारा कंबाइंड लेवरेज निकल आता है। कंबाइंड मतलब क्या होता है, कंबाइंड करना, है ना। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन जाता है। नहीं तो आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे तीनों फॉर्मूले। बस आपको तीन ही फॉर्मूले छोटे छोटे से हैं, ये याद रखने और कुछ भी नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था फाइनेंशियल लेवरेज वाला, और फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूले मैंने आपको बताया कंबाइंड के, ऑपरेटिंग के, और लेवरेज भी मैंने आपको बताया क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बुक में से थ्योरी रीड करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। देखो अब इसमें से बुक में से थोड़ा सा हम रीड करेंगे लेवरेज के बारे में। और मेरे पास जो बुक है DK गोयल का बुक है। अगर आपके पास DK गोयल का बुक नहीं है तो आप कोई और बुक भी ले सकते हैं, सभी बुक्स अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आपके पास बुक्स है ही नहीं तो आप 10 ईयर में से भी पढ़ सकते हैं। 10 ईयर में भी थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और उसमें गिवन भी होता है। ठीक है, तो आप उसमें से भी रीड कर सकते हैं। नहीं तो गाइज आप यहाँ पे वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या वीडियो को डाउनलोड कर लो। आप तो वीडियो है आपके पास, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ लेवरेज। लेवरेज का क्या मीनिंग होता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द टर्म लेवरेज, जो टर्म है लेवरेज की, इज यूज्ड होती है टू डिस्क्राइब द ability of a firm in employing the long-term funds having a fixed cost to enhance the return to its owners, equity shareholder। owners कौन होते हैं? equity shareholders। ठीक है, आगे लिखा जेम्स सी वैन हॉर्न has defined leverage as the employment of an assets or sources of a fund for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return। Thus, according to him, leverage result because of the firm employing an assets or source of funds which has fixed cost or fixed rate of return, irrespective of the level of the sales or the level of operating profit earned. The presence of fixed cost has considerable influence on the earning available to the equity shareholder when the volume of output or sales is increased. Total cost of a firm is divided into two categories, variable cost and fixed cost। variable cost क्या होता है? variable cost varies proportionately with the volume of the sales, whereas a fixed cost remain constant। Hence, when volume of the sales increase, total cost means variable cost plus fixed cost increase at a lower rate than the rate of increase in sales। समझ आ गया?
कह रहा है लार्जर द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हायर इज द लिवरेज. If a firm is not required to pay fixed cost or fixed return, there will be no leverage. A high degree of leverage implies that there will be a large change in earning due to the relatively small change in sales and vice versa. अगर हाई डिग्री लिवरेज क्या कहाँ पे जो है अप्लाई होता है, जब हम लार्ज चेंज करते हैं अर्निंग में ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉल चेंज इन सेल में अगर स्मॉल चेंज होता है, लार्ज चेंज होता है हमारी अर्निंग में, तो डिग्री जो है हाई होता है. एंड अपोजिट होता है इसका अगर लो डिग्री होगा, जब हम सेल में जो है कम चेंज करते हैं और सेल में जो है ज़्यादा चेंज करते हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है हमें अर्निंग हो रहा है वो कम होता है. ठीक है, तो वो कहलाता है लो डिग्री. आगे लिखा हुआ है हाउएवर हायर लिवरेज ऑब्वियसली इम्प्लाइज हायर आउटसाइड बोरोइंग एंड हैज riskier if the sales of the firm take sudden dip. Thus, higher the degree of the leverage, higher the risk and the higher in the return of equity shareholders. ये तो देखो छोटी सी बात है, अगर आप ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा. जैसे हम शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या ब्याज पे पैसे देते हैं तो हमें डर होता है, वहाँ पे रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है. और अगर हम बैंक में सोचते हैं कि बैंक में पैसे डाल देते हैं सेफ रहेगा, ठीक है आप डाल दो सेफ रहेगा पैसा, रिस्क कम है तो फिर आपको रिटर्न भी वहाँ पे कम मिलता है. तो एक कॉमन सी बात है, अक्सर हमें देखने को ऐसा होता है, मिलता ही है. ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था लिवरेज चैप्टर का. शुरू करने से पहले जो मैं अक्सर आपको देती हूँ, तो इसमें मैंने आपको बताया कि लिवरेज एग्जैक्टली क्या होता है. लिवरेज जो है कुल मिलाकर रिस्क है कि बैलेंस बनाना है कि जो हमारा रिस्क है वो एक तरीके के ठीक ठाक लेवल पर है, जो कि हमारा जो सेल और जो हमारे खर्चे हैं उन सबको मेंटेन करे रखे, कि हमारे खर्चे भी ज़्यादा ना बढ़े और जो हम रिटर्न पा रहे हैं वो भी ठीक ठीक हो, ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो. तो एक ऑप्टिमम लेवल कह सकते हैं हम. और ये 3 तरीके के लेवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड. ऑपरेटिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फाइनेंशियल का बताया, कंबाइंड का भी मैंने आपको बताया. तो इस लेक्चर में इतना ही गाइज. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड. अगले लेक्चर में हम जहाँ तक है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देंगे, तो फिर हम मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे. तो इसलिए इस लेक्चर में इतना ही. सो गाइज बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट.